में कैसे हैं आप सब लोग और सब बढ़िया। तो आज मैं आपके सामने नए लेक्चर के साथ आया हूं जिसका टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जिसमें हम आपको याद होगा तो पहले भी एक कारक के बारे में पढ़ चुके हैं जिसका नाम था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की सांद्रता। ठीक, तो हमने देखा था कि अभिकारक की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे अभिक्रिया वेग बढ़ता रहता है। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? वेग नियम से जब हम किसी अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है? वेग बराबर वेग स्थिरांक गुणा अभिकारक की सांद्रता की घात n। ठीक है, कोई घात होती है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के किसी घात के समानुपाती होता है। इसका मतलब जैसे जैसे आप सांद्रता बढ़ाओगे वैसे वैसे दर बढ़ती रहेगी। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती रहती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अभिकारक की प्रकृति। अभिकारक की प्रकृति, इसको हम 3 पॉइंट्स में समझेंगे। अभिकारक की प्रकृति, एक तो अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर मतलब आपका जो अभिकारक है वो कौन सी अवस्था में है, गैस में है, लिक्विड में है या सॉलिड में। तो अगर गैस में होता है तो मॉलिक्यूल्स क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने के कारण दूर दूर होते हैं। ठीक है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अणुओं के बीच में होता है वो बहुत वीक होता है, किसमें? गैस में, इसीलिए वहां रिएक्शन के चांस अधिक हो जाते हैं। तो जब अवस्था के आधार पर हम देखेंगे तो गैस, लिक्विड और सॉलिड, यानी गैस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है, सॉलिड में और ज्यादा होता है। इस तरह से जो रिएक्शन को देखा गया है, गैसियस फेज में जो रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है, फिर लिक्विड में और सबसे स्लो होती है सॉलिड फेज में। ठीक है, यानी अभिकारक अगर आपका गैस है तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, और अभिकारक अगर आपके ठोस है तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। दूसरा क्या है? समांगी व विषमांगी अभिकारक। समांगी और विषमांगी अभिकारक मीन्स, समांगी का मतलब है जो अभिक्रिया करने वाले अभिकारक हैं उनकी अवस्था सेम है, जैसे एक गैस दूसरे गैस से टकरा रही है। ठीक है, एक गैस के अणु दूसरे गैस के अणु से टकरा रहे हैं तो दोनों की जो अवस्था वो सेम है। यदि सभी अभिकारकों की अवस्था एक जैसी होती है तो उसको हम समांगी बोलते हैं। ठीक है ना, और विषमांगी का मतलब यदि अभिकारक अलग अलग अवस्थाओं में है, एक गैस में है दूसरा ठोस में है, तो इसमें ऐसा देखा गया है कि जब समांगी अवस्थाएं होती हैं तो अभिक्रिया फास्ट होती है। जैसे गैस की अभिक्रिया गैस के साथ होगी तो बड़ा फास्ट होगी और तेजी से होगी, तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज इसी में अभिकार की प्रकृति में हम ये देखते हैं कि रासायनिक प्रकृति के आधार पर इसे कैसे समझा जा सकता है। तो रासायनिक प्रकृति मतलब जैसे आप याद करो नोबल गैसेज, ठीक है, नोबल गैस में हीलियम ले लेते हैं। हीलियम तो किसी से अभिक्रिया आसानी से करता नहीं है ना, तो क्यों नहीं करता है? क्योंकि हीलियम क्या है? स्टेबल है। तो रासायनिक प्रकृति के हिसाब से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे रासायनिक स्थिरता बढ़ती है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन घटती है। मींस नोबल गैसेज जल्दी से रिएक्शन नहीं देंगे, जबकि अन्य एलिमेंट्स, अन्य जो तत्व होंगे वो आसानी से अभिक्रिया दे देते हैं नोबल गैसों की अपेक्षा। ठीक है ना, तो जैसे जैसे रासायनिक स्थिरता बढ़ती है वैसे वैसे अभिक्रिया वेग घटता है। ठीक, तो ये अभिकारक की प्रकृति पर कैसे अभिक्रिया वेग निर्भर करता है मैंने आपको बता दिया। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिकारक की पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक मिनट आप सोचिए जरा, डिस्प्रिन की गोली आपने यूज की होगी, 2 गिलास ले लेते हैं, एक में डिस्प्रिन की गोली पूरी साबुत डाल देते हैं और दूसरे गिलास में जो पानी ले रखा है उसमें आप डिस्प्रिन को पीस करके डालें, तो क्या होगा? क्या फर्क देखने को मिलेगा? डिस्प्रिन की गोली जहां आपने पीस करके डाली वहां पर वो जल्दी घुल जाएगी, जल्दी रिएक्शन करेगी। ठीक है ना,
जबकि जहां पर आपने साबुत डाली है वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाने से जो ज्यादा इलाका होता है वो अन्योन्य क्रिया करने लगता है दूसरे से जिसके वो संपर्क में आता है। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक लकड़ी है और एक तरफ लकड़ी का बुरादा। आपने 100 ग्राम लकड़ी को जलाया और 100 ग्राम बुरादे को जलाया, तो जल्दी से तेज आग किसमें लगती है? बुरादे में लगती है ना। इट मीन्स क्योंकि उसका ज्यादा क्षेत्रफल क्या आ रहा था? आग के संपर्क में आ रहा था, तो एकदम से आग पकड़ ली थी। समझ में आ रही बात? तो जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता रहता है वैसे वैसे अन्योन्य क्रिया करने वाला क्षेत्रफल बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि वैसे वैसे अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है, तो इसको याद रखें। ठीक है, मोर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, लेसर द सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट लेसर विल बी द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक हो गया। नेक्स्ट, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट भी क्या करते हैं? अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे कि कैटालिस्ट होता क्या है। तो कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट होते हैं ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनको रासायनिक अभिक्रिया में डालने के बाद वो खुद तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते नहीं है, लेकिन जो रासायनिक अभिक्रिया होनी नहीं थी सामान्य परिस्थितियों में उसको करा देते हैं। इसका मतलब ऐसे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में डालने पर खुद तो प्रतिभाग नहीं करते लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को संभव बना देते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाते होंगे संभव, ये सीखना है। तो संभव कैसे बनाते हैं उसके लिए आप यहाँ पर फोकस कीजिए। माना ये अभिकारक था R, ठीक है, और इसको उत्पाद P में बदलना था। ठीक, तो कोलिजन थ्योरी कहती है कि पहले अभिकारकों के अणु आपस में टक्कर करेंगे और तभी जाकर के वो उत्पाद में बदलेंगे। लेकिन इसके बीच में क्या होता है? ऊर्जा अवरोध होता है जिसको पार करना होता है अभिकारकों को, तब वो उत्पाद में बदलते हैं। ठीक, ये ऊर्जा अवरोध जब तक ये पार नहीं करेंगे तब तक ये उत्पाद में नहीं बदलेगा। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आप चाय बनाते हो तो चाय पत्ती, चीनी, दूध और पानी मिला देते हो तो क्या चाय बन जाती है? चाय नहीं बनती है ना। चाय बनने के लिए आप फिर उसको क्या करते हो? नीचे से हीट अप करते हो, एक टेम्परेचर देते हो। टेम्परेचर देने से क्या होता है? ये सारे अणु आपस में टकराते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये ऊर्जा अंतराल को पार कर जाते हैं और चाय बनने लगती है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए एक ऊर्जा अवरोध को पार करने की जरूरत होती है। ठीक, तो कैटालिस्ट क्या करता है? अभिकारक जिस ऊर्जा अवरोध को पार करने में समस्या महसूस कर रहे थे उस ऊर्जा अवरोध को ही कम कर देता है। इसका मतलब बिना उत्प्रेरक के अगर यहाँ पर 50 अणु यहाँ से यहाँ जा पा रहे थे तो अब उत्प्रेरक लगाने पर क्योंकि ऊर्जा अवरोध ही घट गया तो 300 से 500 अणु जो है पार जा पाएंगे। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गई ना। तो सिंपल सी बात है, जब हम कैटालिस्ट डालते हैं किसी रिएक्शन को कराने पर तो जो संख्या होती है अणु की, अभिकारक अणु की, वह संख्या जो वो पार करके उत्पाद में बदल जाते हैं वो संख्या बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, ऑन mixing the catalyst the rate of reaction increases. Why? Because it lesser down the energy barrier. एनर्जी बैरियर को घटा देता है कैटालिस्ट। जितना कम एनर्जी बैरियर होगा उतने ज्यादा अणु अभिकारक से उत्पाद में बदल पाएंगे, और जितने ज्यादा अणु अभिकारक के उत्पाद में बदल पाएंगे उतना फास्ट, मतलब क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी तेज है। ठीक है, और नेक्स्ट फैक्टर होगा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट इस चैप्टर का अगला हिस्सा है वो इसी बात पर निर्भर करता है। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट जब हम आगे को बढ़ेंगे अब इस चैप्टर में तो यही पॉइंट चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। तो तापमान पर अभिक्रिया वेग कैसे निर्भर करता है, इसको कैसे समझेंगे? नॉर्मली तो हम जानते हैं कि तापमान बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, लेकिन सबसे पहले इसको किसने बताया? अर्हेनियस ने बताया। अर्हेनियस नाम के केमिस्ट थे, उन्होंने एक क्या दी? एक संबंध दिया। ठीक है, के क्या होता है? वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक का उन्होंने संबंध दिया किसके साथ? तापमान के साथ।
कि किसी अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है वो तापमान पर इस प्रकार निर्भर करता है। इसके बारे में मैं डिटेल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपको एक तो वेग स्थिरांक दिखाई दे रहा है और एक क्या दिखाई दे रहा है, तापमान दिखाई दे रहा है। तो इस स्टेटमेंट से हमें ये समझ में आता है कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते हैं तो वेग स्थिरांक बढ़ जाता है, और यहाँ से हमें समझ में आता है कि जितना अधिक वेग स्थिरांक होगा उतना अधिक अभिक्रिया की दर भी होगी। तो इट मीन्स लास्ट कंक्लूजन हमारा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, तो टेम्परेचर घटा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगी। तो मैंने आपको पांचों पॉइंट कलेक्ट करके दे दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस चैप्टर में हम दो चीजों पर फोकस करेंगे। एक चीज तो होगी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया वेग जो है टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करता है उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। दूसरी चीज यहाँ इसका कंसेप्ट आएगा एनर्जी बैरियर का, जहां पर आप संक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी पढ़ोगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी को आप यहाँ समझ सकते थे, अभिकारक जो है उत्पाद में सीधे नहीं बदल जाता, उसको एक ऊर्जा अवरोध को पार करके जाना होता है, ठीक है, यानी एक ऊर्जा चाहिए होती है। तो अभिकारक को जो ऊर्जा चाहिए जिसको लेते ही वो उत्पाद में बदल जाएगा, उसी ऊर्जा को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं या संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो संक्रियण ऊर्जा और तापमान को आगे लेकर के बढ़ेगा, ठीक है ना। दैट्स इट फॉर टुडे, ये सब नोट कर लीजिए। थैंक यू ऑल।